नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है जान लीजिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसी को स्टडी करने के लिए अलग अलग थ्योरी हैं, लॉज हैं। तो वहीं आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या क्या ऑब्जर्वेंस है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों। तो सबसे पहला जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि टोटल मास ऑफ द रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है। यानी केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में इन केमिकल रिएक्शन मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, या फिर मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब दोस्तों, ये बात अगर बोले हैं लेबोइजर, तो इसका कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए कि ऐसे ही हम लोग हवा में बात कर देंगे कि नहीं ये मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। इसका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका प्रूफ दिया था लैंडोल्ट्स ने। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आज उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, एक उन्होंने ट्यूब लिया था, एच शेप का ट्यूब था, कुछ ऐसा ट्यूब था। दोस्तों, उन्होंने क्या काम किया था कि इस वाले ट्यूब में NaCl रख दिए थे और इसमें रख दिया था AgNO3। अब उन्हें पता था कि हमने कितना ग्राम, मान लीजिए 10 ग्राम NaCl डाल दिया था और 10 ग्राम AgNO3 ने डाल दिया था। तो जब रिएक्शन प्रोसीड हुआ दोस्तों, तो बन के आया, इसको मिला लेते हैं। जब रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो बना NaCl प्लस AgNO3 और बना AgCl प्लस NaNO3। दोस्तों, इन दोनों का जो वजन था वो कुल मिला के 10 ग्राम इसका और 10 ग्राम इसका, टोटल 20 ग्राम। और जब उन्होंने सेक किया, यानी कि पूरा मिला दिया, हिला दिया इसको, इस लैंडोल्ट्स ट्यूब को हिला दिया जाए। इसका नाम है लैंडोल्ट्स ट्यूब, लैंडोल्ट्स ट्यूब, चूंकि लैंडोल्ट्स द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो जब उन्होंने बाद में वजन नापा इस ट्यूब का, तो उसका भी जो वेट है टोटल का, उसका भी कितना है, 20 ग्राम। यानी हमारा जो लेवोइजर का स्टेटमेंट था कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, वो यहाँ पे पूर्णतः सत्य नजर आ रहा है। क्योंकि हमने देख लिया कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, उसके बाद भी मास नहीं बढ़ा है ना ही घटा है। अब मास तो यहाँ से ऊपर उड़ के जा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे सील्ड है, यहाँ भी सील्ड है। तो ये सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ट्राई करने का, जो कि पूर्णतः वेरीफाइड हो गया।
तो दोस्तों जान लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा लॉ, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो क्या कहता है लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आइए जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट होंगे उसके प्रोपोर्शन ऑफ मास में, या फिर ये कह सकते हैं कि एक केमिकल कंपाउंड always contain same element in constant proportion of always contain same element in constant proportion of their masses। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान लॉ है। इसका मतलब ये है कि आप ये मतलब नहीं है कि मतलब कहीं से भी वो कंपाउंड आए, बस वो कंपाउंड है तो उसमें वही एलिमेंट होंगे और एक मास का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम होगा। यानी कि अगर मान लीजिए CO2 है तो उसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन एक फिक्स मास के रेशियो में होंगे। यानी इसका होता है 12 और इसका होता है 32, तो ये हमेशा 12 और 32 के रेशियो में ही होंगे, या फिर कह सकते हैं 3:8 में ही हमेशा पाए जाएंगे। अब इससे मतलब नहीं है कि कहाँ से तुम लाए हो, तुम चाहे नाली से लाए हो, चाहे कहीं से भी लाए हो, चाहे आसमान से, धरती से, दुनिया के किसी भी कोने से CO2 को लाए हो, तो CO2 में हमेशा 3 और 8 का ही रेशियो रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो बहुत ही सिंपल लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हमने बहुत ही आसानी से जान लिया। आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं H2O का। अब H2O तो हजारों जगहों पे मिल जाएगा, नदी में मिल जाएगा, समुद्र में मिल जाएगा, गिलास में, कटोरा में, कहीं मिल जाएगा। तो इसमें देखिए H2O में 2 इसका और इसका 16, तो ये हमेशा 1 और 8 के रेशियो में पाया जाएगा। It does not depend whether you get H2O, whether it is from a lake, a ocean, or a bottle, in a ball. It does not depend on that, from whether you get it, but it always will remain in the ratio of 1:8। देखिए दोस्तों, इसको और अच्छे से समझाने के लिए हम एक और चीज बता दे रहे हैं ताकि अच्छी समझ में आ जाए। दोस्तों जो CO2 होता है वो हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से भी बनता है, हीटिंग ऑफ CaCO3 से भी बनता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के भी हीटिंग से बनता है, हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि Na2CO3 से भी हीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, दोनों में आपको CO2 मिलेगा, दोनों में CO2 मिलेगा आपको हीट करने के बाद। पर ऐसा थोड़ा ना होगा कि CO2 में 1 और 8 का रेशियो कभी कम हो जाएगा, वो 1 और 8 का रेशियो हमेशा रहेगा। तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसको भी हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया। अब हम आते हैं अपने तीसरे लॉ पर, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दोस्तों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, आइए जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। दोस्तों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें ये बताता है कि मान लीजिए कि ये एक एलिमेंट है A और ये एक एलिमेंट है B।
तो अगर ये ए बी मिलके दो प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दो से अधिक भी बना सकते हैं, A1B और A1B4। तो जो दोस्तों फिक्स मास ऑफ दिस एलिमेंट, यानी किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास है, यानी ए और ए इन दोनों में एक ही यूज हो रहा है, इसका मास तो फिक्स है पर ये डिफरेंट मास है। देखिए इसमें 2 है बी और इसमें 4 है बी। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि फिक्स मास ऑफ एन एलिमेंट जिसके साथ कंबाइन करता है डिफरेंट मास ऑफ अनदर एलिमेंट, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा मासेस का वो एक सिंपल रेशियो होगा। मान लीजिए इसका जो वेट था वो 10 ग्राम था, तो यहाँ 2 बी मिलके यहाँ पे 20 ग्राम बनाएंगे और यहाँ इसका वेट हो जाएगा 40 ग्राम। तो इन दोनों के मासेस का जो रेशियो होगा 20:40, यानी कि 2:4, एक सिंपल रेशियो होगा। ठीक है दोस्तों, 1:2। तो इसी को हम ए बी ना करते हुए कुछ जो एलिमेंट्स हैं और रियल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि H2O है। H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं, और एक और कंपाउंड है H2O2। तो ये फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन है ना H2O2, पर ये तो फिक्स नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ एक है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसका जो वेट हो जाएगा 2 और इसका भी हो जाएगा 2, पर ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 32। 16 और 32 जो है एक सिंपल रेशियो में होगा, 1 और 2 के रेशियो में। ये हमारा जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें बताता है। अब एक और एग्जांपल से हमें देख लेते हैं आसानी से। दोस्तों जैसे देख लीजिए यहाँ पे N2O है। अब N2O है, N2O2 हो गया, N2O3 हो गया, N2O4 हो गया। तो सब में नाइट्रोजन का जो मास है वो कांस्टेंट है, यानी 28 ग्राम है, पर इसमें यहाँ पे 16 ग्राम है, यहाँ पे 32 ग्राम है, यहाँ पे 48 ग्राम है, यहाँ पे 64 ग्राम है। तो इन सभी को अगर आप देखेंगे तो ये सभी जो है एक सिंपल रेशियो में है, 16, 32, 48, 64, 1, 2, 3 और 4, सारे के सारे 16 के मल्टीपल हैं और सारे के सारे एक सिंपल रेशियो में है, यानी कि 1:2:3:4। तो कितना आसानी से हमने ये बात को समझ लिया कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है।